संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में महिला आरक्षण बिल केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किया गया, जिसे सरकार ने नारी शक्ति वंदन विधेयक का नाम दिया है। यह बिल 128वें संविधान संशोधन के तहत पेश किया गया है, जो कि 2/3 बहुमत से संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा। तो आइए आज की इस वीडियो में महिला आरक्षण बिल से जुड़े प्रत्येक बिंदु को समझने की कोशिश करते हैं कि महिला आरक्षण बिल क्या है, इस बिल की आवश्यकता क्यों है, वर्तमान समय में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की क्या स्थिति है, महिला आरक्षण का इतिहास क्या रहा है और इस महिला आरक्षण कानून से देश के कौन कौन सी महिला को संसद में जाने का मौका मिलेगा। हम प्रत्येक बिंदु पर बारीकी से चर्चा करेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखना। बाकी मैं हूं शौर्य श्रवण और आप देख रहे हैं लर्निंग गेम्स 2.0। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वुमेन रिजर्वेशन बिल। सबसे पहले महिला आरक्षण बिल क्या है। इस बिल के अनुसार लोकसभा, दिल्ली विधानसभा और देश के सभी राज्यों के विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगी। यानी महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 सीट आरक्षित करने का प्रावधान है। 33% का मतलब हुआ कि अगर किसी राज्य में किसी भी चुनाव के लिए 100 सीटें हैं तो उसमें 67 सीटों पर पुरुष चुनाव लड़ेंगे, वहीं 33 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। महिलाओं के लिए लाया गया यह आरक्षण बिल लागू होने के बाद 15 वर्षों तक प्रभाव में रहेगा। उसके बाद महिलाओं के लिए आरक्षित सीट समाप्त हो जाएगा। हालांकि संसद में संशोधन के बाद इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इसमें सीटों का आवंटन रोटेशन प्रणाली के तहत की जाएगी, अर्थात डिलिमिटेशन के बाद सीटों को रोटेट किया जाएगा। यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के महिलाओं के लिए कुल आरक्षित सीट में से ही 1/3 सीट आरक्षित करने का प्रावधान है। इसका मतलब यह है कि SC, ST और OBC को अलग से रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, जबकि पार्लियामेंट में SC, ST को पहले से ही 15% और 7.5% पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला हुआ है। SC, ST के कोटे के भीतर ही महिलाओं को 1/3 सीट आरक्षित करने का प्रावधान है। इसका मतलब यह है कि SC और ST का जो अपना आरक्षित सीट है 22.5%, उसमें ही महिलाओं को शामिल कर दिया गया है। अब ये तो महिला आरक्षण बिल की बात हुई। अब इस बिल की आवश्यकता क्यों है। दरअसल ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजनीति सशक्तिकरण सूचकांक में भारत के प्रदर्शन में गिरावट आई है और साथ ही महिला मंत्रियों की संख्या साल 2019 में 23.1% था, जो कि घटकर साल 2021 में 9.1% हो गया। सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में यह माना जाता है कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधियों की संख्या बहुत कम है। वहीं विभिन्न सर्वेक्षण से यह संकेत मिलता है कि पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं ने गांव में समाज के विकास और कल्याण में सराहनीय कार्य किया है। इसलिए महिला को आरक्षण मिलना चाहिए ताकि महिला को पुरुषों के बराबर हिस्सेदारी मिल सके। अगर हम वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति की बात करें तो लोकसभा में अभी कुल 82 महिला सांसद है, यानी 15% से भी कम है। वहीं आरक्षण कानून लागू हो जाने के बाद 181 महिला सांसद हो जाएंगी। वहीं संसद के दूसरे सदन राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में कुल 32 महिला सांसद है, यानी 14% से भी कम है। इसका मतलब ये है कि लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 15% के आसपास है, वहीं राज्यसभा में महिलाओं की भागीदारी 14% के आसपास है, जो कि भारत के इतिहास में अभी तक सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा राज्यों की विधानसभाओं की बात करें तो देश के कई ऐसे राज्यों में 10% से भी कम महिला विधायक है, जिसमें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र शामिल है। साल 1992 में जब लोकसभा का गठन हुआ था तब केवल 5% यानी 24 महिला सांसद थी। अगर हम भारत की तुलना विश्व स्तर से करें तो भारत इस मामले में अभी बहुत पीछे है, क्योंकि भारत में वर्तमान समय में लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 15% के आसपास है, जबकि ग्लोबल एवरेज 24% है। इसका मतलब ये है कि भारत को अभी इस फील्ड में बहुत बेहतर काम करने की ज़रूरत है। महिला आरक्षण बिल पिछले 27 वर्षों से चर्चा में है। कई सरकार ने इसे पास करने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। महिला आरक्षण बिल सबसे पहले 12 सितंबर 1996 को HD देवगौड़ा की सरकार ने पेश किया था,
जिसमें महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने का प्रावधान था। हालांकि उस वक्त ये कानून पास नहीं हो सका था। 1996 के बाद पुनः 1999, 2002, 2003, 2004, 2005 और 2008 में इसे पास करने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। साल 2010 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब कांग्रेस पार्टी ने इस बिल को राज्यसभा से पास भी कर लिया था, लेकिन लोकसभा में बहुमत नहीं होने के कारण यह बिल पास नहीं हो सका था। तब कई विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया था, क्योंकि इसमें ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया गया था, और वही कांग्रेस पार्टी अभी ओबीसी के आरक्षण के लिए मांग कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो महिला आरक्षण कानून है 2024 के लोकसभा चुनाव में लागू नहीं होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बिल में लिखा हुआ है कि यह बिल निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और नई जनगणना के बाद लागू होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लास्ट जनगणना 2011 में हुई थी। जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों के बाद होता है, इस हिसाब से 21 में होना था, लेकिन नहीं हुआ। 22 में भी नहीं हुआ, 23 में भी नहीं हुआ, और चूँकि 24 में लोकसभा का चुनाव है तो 24 में भी नहीं होगा। और वहीं जो डिलिमिटेशन की प्रक्रिया है 26 में होने वाला है। इसका मतलब ये है कि यह जो कानून है 2029 के लोकसभा चुनाव तक लागू हो सकता है। अब सवाल ये उठता है, और विपक्ष भी पूछ रही है, कि जब यह कानून 2024 को लोकसभा में लागू ही नहीं होगा तो फिर इसे लाया ही क्यों गया, जबकि यह कानून भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में पहले से ही था। क्या इस कानून के लाने से 2024 के लोकसभा चुनाव में व्यापक असर पड़ सकता है? क्या सीटों का समीकरण बदल सकता है? चुनाव आयोग के 2019 के डाटा के अनुसार भारत में कुल वोटरों की संख्या 91 करोड़ है। वहीं महिला वोटरों की संख्या 44 करोड़ है। महिला वोटर चुनाव में ज़्यादा एक्टिव रहती है। साल 2019 के लोकसभा में 67.02% पुरुषों ने मतदान किया था, वहीं 67.18% महिलाओं ने योगदान किया था। ऐसे 12 राज्य में महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा मतदान किया था, जिनमें कुछ राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। तो क्या सरकार इस डाटा को देखते हुए इस बिल को लाई है? लेकिन सरकार को ये भी समझना चाहिए कि देश की सबसे बड़ी आबादी ओबीसी इस बिल से नाराज़ है, क्योंकि इस बिल में ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री पुराने वाले संसद से उन्होंने कहा कि आज़ाद भारत में अभी तक कुल 7,500 सांसद चुने गए हैं, जिसमें 650 महिला सांसद है। ये बात सही है कि महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए ताकि महिलाओं को पुरुषों के बराबर हिस्सेदारी मिल सकेगा। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 650 महिला सांसद में केवल 2.5 से 3% SC, ST और OBC के हैं। बाकी कौन है? बाकी वही महिलाएं हैं जो पहले से राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सशक्त है, जो शहरों में रहती है और जो शिक्षित है। और यह 33% आरक्षण भी उन्हीं महिलाओं के लिए लाया गया है, क्योंकि इसमें SC, ST और OBC को अलग से रिजर्वेशन नहीं दिया गया। इसका मतलब यह है कि यह जो रिजर्वेशन है ओपन फॉर ऑल हो गया। अब जब ओपन फॉर ऑल हो गया तो वही महिलाएं जाएंगी जो पहले से सशक्त है। बाकी अगर 1-2% अब बाद में चले भी जाते हैं तो उन्हें भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरह मंत्री बनाकर आगे कर दिया जाएगा। बाकी आप लोग इस महिला आरक्षण कानून के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना, और जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।